हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी डिटेल्स में हम जानेंगे। क्लास 10 के जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से है तो आप ये लेक्चर को देख सकते हैं। तो बोलता है कि ठोकरी खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। तो अब हम चलते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये पढ़े होंगे, जाने होंगे कि कोई चीज अगर खाते होंगे तो कड़वा लगता है, कुछ आपके तीता लगता है, कुछ आपके खट्टा लगता है। तो इससे हम पहचानेंगे कि कौन अम्ल है। अगर आप कुछ खाते हो खट्टा लगता है तो ये क्या होते हैं, ये आपके अम्ल होते हैं। और जो आपकी तिक्तापन बिटर कड़वा लगे उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसे डिटेल में। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि आपने पिछली कक्षा में अध्याय किए होंगे। क्या बोला गया है कि आप पिछली क्लास में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के बाद कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन क्या देंगे। कि अगर अम्लता आ गया है तो उसे बेकिंग सोडा का विलयन देते हैं। तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे कि एसिड बेस का क्या हो जाए, यहाँ पे रिएक्शन हो जाए, मतलब कि वो दोनों बैलेंस हो जाए और वो मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बना ले। क्या होता है जानेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। आज कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है। और यह नीले लिटमस पत्र, ये क्या है, यूनिवर्सल आपके सॉरी ये आपके नेचुरल इंडिकेटर है, सूचक है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देते हैं। कि अगर अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक जो होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और आपके अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस जो होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है। सूचक इसे बोलते हैं जो एसिड या बेस के बारे में बताए, इंडिकेट करे मित की वो क्षार है या आपके अम्ल है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। देखिए ऐसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी आप देखे होंगे एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। मतलब बेस मीडियम में क्षारक में आपके हल्दी और साबुन मिलता है, मतलब क्षारक मिलता है, ठीक है। हल्दी क्षारक में मिलता है तो कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। लेकिन एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के बाद वह फिर से कैसा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। पीले रंग का हो जाता है। तो आगे आप समझेंगे, क्या समझेंगे, देखिएगा कि अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए और कुछ संश्लेषित आए हुए हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर आया है जो एसिड बेस के बारे में बताता है। तो बोलता है क्या कि अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज आए हैं और फिनोथिलीन आपके का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज आपके संश्लेषित सूचक है जो आपके एसिड और बेस को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। फिनोथिलीन भी आपका उपयोग किया जाता है, सिर्फ आर्टिफिशियल है। तो इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली
तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। कुछ हम सॉल्ट यहाँ पे बनाने, बेकिंग सोडा वगैरह बनाना भी सीखेंगे सर। तो बोलता है कि लिटवर्स के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये लीचेन नाम की पौधा से प्राप्त होते हैं। लिटवर्स पेपर जो है क्या बोलता है कि लिटवर्स जो होता है विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, वायलेट कलर का होता है, जो थैलाओफाइट समूह के लीचेन पौधे से क्या होता है निकाला जाता है। प्राय इस सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। इसे कैसा यूज किया जाता है? सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय, कि लिटमस विलियन जब ना वो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? बैंगनी, वायलेट कलर का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। ये जितने भी है प्राकृतिक सूचक बोल सकते हैं, इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब आता है क्या नेक्स्ट आपके जो कि आपके दिए गए हैं यहाँ पे कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो समझने वाले हैं कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना है कि उसके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एसिड और बेस के। तो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक को लिया जाने बोला है, तो यहां से आपको इकट्ठा करने बोले कि कुछ आप इतने सामान को इकट्ठा करो और विलियन का नमूना लो और लाल लिटमस विलियन लो और नीला लिटमस विलियन लो, फिनोथिलीन लो, मेथिल ऑरेंज लो, ये सब आप एक करके लीजिए और क्या कीजिए कि इंडिकेट कीजिए कौन एसिड है कौन बेस है। तो आपके लाल लिटमस को विलियन में जो नीला कर देता है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। और नीला लिटमस को जो लाल कर देगा उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे सर। अब आता है कि रंग में परिवर्तन द्वारा या सूचक हमें बताते हैं, रंग में परिवर्तन के द्वारा या सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अलग होता है। कुछ जो आपके जो होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अलग हो जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं और फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं सर। कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो आइए इनमें से कुछ जांच करें। जैसे प्याज, ओनियन ले लो। ओनियन अगर बेस में डाल दोगे, अगर क्षारक में ओनियन डाल दोगे तो उनका जो इंडिकेटर है, उनका जो गंध है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन यही एसिड में डाला हुआ रहेगा तो उसका गंध बना रहेगा, खराब नहीं होगा। समझ आ गए? तो ये हम जांच करते हैं। तो मतलब कि एसिड में बोल सकते हैं कि उसका गंध बना ही रहता है। ओलिविया ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। प्याज हो गए, लौंग हो गए, ये सब जो एसिड में जो है आपके अम्ल में गंध बना रहता है, बेस में क्षारक में गंध चला जाता है सर। समझ में आ गई बातें? अब आता है क्या? आपके परीक्षण के आधार पर देखो क्या क्या आया है। आपके परीक्षण के आधार पर आप देखे होंगे वेनिला, प्याज, लौंग के तेल में से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तीनों को यूज किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं, कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो बोलता है कि अम्ल एवं क्षारक जो है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? तो करता है सर जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक शब्द देखो एक क्रियाकलाप मैंने बोला गया कि एक परख नली लीजिए, एक परख नली लीजिए और क्या बोला गया कि उसमें 5 मिलीलीटर क्या डाल दो? तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। तनु मतलब पानी डाला हुआ, और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं कि उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए, क्या होगा? पॉप आवाज के साथ वो जलेगा। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3, C2H के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए
प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न है वो बताना। सब में क्या होगा, समान होगा। क्या वहां से बनेंगे, वहां से आपकी H2 गैस रिलीज होंगी, H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सर क्या बोला गया, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके क्या बोला गया कि स्टैंड में देखो परख नली में क्या डालना है, यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, परख नली है और दानेदार जिंक के टुकड़े यहाँ पे डाले हुए हैं। देखो ये जिंक के टुकड़े हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, और ये बबल गैस यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं वो परवान नली से कहाँ ले गया, साबुन का विलियर में ले गए, वहां से बब्बल टाइप में निकल रहा है। जैसे कैंडल जला के यहाँ के लेके आओगे, फट फट की आवाज, पॉक्स ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, दहन होगा। तो हुआ क्या सर कि जिंक जब रिएक्ट किया किसके साथ, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब पानी डाला हुआ डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, जिंक सल्फेट लवण बना लिए सर, जिंक ZnSO4 प्लस क्या बना लिए, H2 गैस बना लिया, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो देखो रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करना, संतुलित करना बहुत जरूरी है, पढ़े थे ना चैप्टर 1 में। तो अब चलते हैं हम आगे, अब हम आगे चलते हैं कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में देखो यहाँ पे यही तो बताया गया जो भी हम बताए सर। क्या बताया गया सुनिएगा कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, क्या, अम्ल जब धातु के साथ रिएक्ट करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। कि सर एक आपके पॉजिटिव की तरह और एक आपकी नेगेटिव, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है और लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। अच्छा सर कि जिंक एग्जांपल क्या था, Zn जब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, H2SO4 के साथ कैसा है सर, ये तनु है रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट और क्या बना लिया, H2 गैस बना लिया सर। फिर उसी तरह मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और H2 बाहर आ जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 यहां लगा देंगे सर। तो इस तरह से आपके कि अम्ल और जब धातु के बीच अभिक्रिया होता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। फिर नेक्स्ट अब चलते हैं क्या कि कुछ जो है सर ये आपके बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। कुछ धातु जो है एक्सेप्शन है कि कुछ जो धातु है वो क्या बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये कैसा उभयधर्मी ऑक्साइड भी बोलते हैं, उभयधर्मी आपकी मेटल तत्व बोलते हैं। कि जब NaOH जब सर जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बनते हैं सर। एक और अगर आपका क्या सर NaOH के साथ NaOH अल्युमिनियम के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो सोडियम अल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम अल्यूमिनेट बनता है और साथ में H2 गैस देता है। समझ आ गया। तो ये भी रिएक्शन याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम अल्यूमिनेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। मिसी कुछ दो आपके तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ आपके बेस के साथ क्षारक के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देते हैं सर। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ नहीं होता है। जो उभयधर्मी आपकी धातु है वही उभयधर्मी धातु किसे बोलते हैं, जो कुछ मेटल के साथ एसिड के साथ बिहेव भी करे और आपके बेस के साथ दोनों तक की तरह बिहेव करे या दोनों से रिएक्शन कर जाए सर। अब आते हैं नेक्स्ट आपके क्या बोला गया कि थिसेल फिनेल कीप लीजिए आपको इस तरह से और प्राइमरी सोडियम कार्बोनेट लीजिए। क्या बोला गया कि कुछ आपकी अभिक्रिया जो बोला गया धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं कि अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो बोला गया कि आप यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लो सर, सोडियम कार्बोनेट यहाँ परख नली में ले लीजिए और क्या करो कि इसके साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो। ये क्या है, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट और HCl को रिएक्ट करवाओ तो क्या निकलेंगे यहाँ पे आपके जो निकलेंगे NaCl,
H2O जल और साथ में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पहचानोगे, तो कि सर एक क्या करो कि एक आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मीडियम में पास करवा दो, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब पानी जो है आपकी चुना पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाएगा। तो समझ जाना क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया कि आप यहां लिया ने वो क्या बोला कि सोडियम कार्बोनेट का टुकड़ा ले लो सर, ले लिए। फिर और तनुकृत मतलब कि डाइल्यूटेड आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो और दोनों के बीच में रिएक्शन करवा दो। तो क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिए, साथ में क्या ले लिए, HCl ले लिए। HCl कैसा है सर, आपकी तनु है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। इसको रिएक्ट करवाए तो क्या बना, NaCl बना, NaCl बना, साथ में जल बना, साथ में जल बना और क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहचानेंगे, गैस है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कैल्शियम आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करवा दे तो कैसा बना देगा, ये दूधिया बना देगा। कैसा रंग बना देगा, दूधिया। तो दूधिया बना देगा तो समझ जाएंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। समझ आगे बातें। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। मेटल किधर रहता है, 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो। 2 जैसे लगाएंगे, क्लोरीन 2, आपके हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे लगा दो 2। देखो अब सब रिएक्शन आपकी बैलेंस है सर। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, कार्बन 1, सारा बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन को बैलेंस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं, तो चलते देखिए क्या हुआ। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, देखिएगा। अभी तो ये लिखे ना कि आपके Na2CO3 जब रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एक्वस फॉर्म में है, तो NaCl बनाया एक्वस, लिक्विड बनाया जल और गैस बनाया CO2। इसी तरह सर आपके प्रश्नावली बी में अगर देखा गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आए, HCl से रिएक्ट किया तो NaCl, H2O और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। मतलब कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट आएगा और क्या एसिड के साथ रिएक्ट किए तो क्या बनेगा, लवण बनेंगे, जल बनेंगे और आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा सर। समझ में आ गया। तो बोलता है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है, मतलब दूधिया रंग कर देता है। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है और ये CO2 से पास करवा दिया जा रहा है तो क्या बना, श्वेत अवक्षेप, मतलब दूधिया कलर हो गया, रंग हो गया और साथ में जल दे दिया। मतलब इससे हम पहचान रहे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होता है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था ना H2O और फिर और CO2 पास होते रहा तो जल में विलयशील बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, CaHCO3 बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो फिर क्या हो जाता है, वो जल में घुल जाता है, मतलब दूधिया रंग जो है, श्वेत अवक्षेप जो है वो खत्म हो जाता है। तो चूना पत्थर आपके हो गए, खड़िया चौक हो गया, संगमरमर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट होके विविध रूप है, अलग अलग रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल क्या बना लेता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल बना लेता है। सर यही तो विधि बताए थे कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। समझ में आ गई बातें। अब आता है सर नेक्स्ट कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक का अभिक्रिया हम देखेंगे तो बोलता है कि उपयुक्त, तो बोलता है कि आपके नेक्स्ट आपके कि जो फेनोथिलीन का जो होता है सर, कि फेनोथिलीन का अगर चेक करोगे तो बेस में वो गुलाबी रंग का हो जाता है फेनोथिलीन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई बदल नहीं होता है। रंग क्यों बदल गया, ठीक है। अम्ल मिलाने के बाद फेनोथिलीन का रंग कैसा नहीं बदलता, कलरलेस, ठीक है। और लेकिन ये आपके गुलाबी रंग का फेनोथिलीन, क्या फेनोथिलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया तो फेनोथिलीन आपकी कैसा हो जाता है कि बेस अगर मिलाओगे तो गुलाबी कलर का हो जाएगा, रंग का हो जाएगा।
ठीक है, पिंक कलर का फिनोल बेस में, और आपके एसिड में कोई रंग वहां पे चेंज नहीं होता। तो अब बोला गया क्या, सुनिएगा सुनिएगा, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त होता है, और उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। कि अगर अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया होता है तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल, क्षारक और लवण, क्षारक और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। लवण और जल बनता है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपके क्षारक है सर, क्षारक है, और आपके क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, आपके अम्ल है, अम्ल है। रिएक्शन किया, क्या बनाया, लवण, NaCl देखियो ना, घर में जो यूज करते हो डेली, लवण है। नमक है, और H2O क्या, जल, ये भी तो हम पीते हैं और ये हम खाते हैं सर। तो ये आपका बन गया, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब जो नेक्स्ट आ गया कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अम्ल की तरह बिहेव करता है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ बिहेव करता है, आपका धात्विक ऑक्साइड जो है बेस क्षारक की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारक की तरह बिहेव करता है। तो आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आप जो आप एक्सपेरिमेंट करने बोला गया है, उस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हरित हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिड में घुल जाएगा। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर टू क्लोराइड के बनने के कारण होता है। क्या होता है, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण हो जाता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली समान अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। लवण और जल बनाता है, क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। कि कॉपर ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड और क्या HCl ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बना लिया, कॉपर क्लोराइड बना लिया, और साथ में क्या बना लिया, जल बना लिया। क्या बना लिया, जल। तो ये अभिक्रिया कर जाते हैं सर, ये अभिक्रिया कर जाते हैं। तो अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। कि जो ऊपर आपका दिया हुआ संतुलित करना है, तो रिएक्शन देखो बैलेंस भी हो गया, कॉपर क्लोराइड बनाया और क्या बनाया, साथ में जल बनाया। तो क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। उसी तरह क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया करके समान ही धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल के साथ, जिस तरह क्षारक एवं अम्ल में लवण और जल बनता था ना, उसी तरह धात्विक ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा, क्षारक की तरह, पहले भी बता चुके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ आप देखेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो सर आपके क्षारक तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, क्षारक जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, मतलब क्षारक जो है क्षारक की तरह ही बिहेव करेगा। अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्ल की तरह बिहेव करेगा। मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है कुछ आपके कैसा बिहेव करता है, अम्लीय गुण धारण करता है या उदासीनी वो शो करते हैं। तो यहां समझेंगे कि क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई क्रिया देखी। तो यहां से आप क्या बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच में होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते कि यह धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या धात्विक ऑक्साइड जो होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, मतलब कि एसिड बिहेव करेंगे। क्या बोले सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस बोल दिया गया है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा देते हैं सर, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट लवण बन गया ना, और साथ में क्या बना देता है, जल बना देता है। रिएक्शन बैलेंस से देखिएगा, मिला लीजिएगा, एटम के परमाणु के दोनों तरफ बराबर होने निकलेंगे सर। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और क्या बनता है, लवण एवं जल बनते हैं। तो एक चीज की, पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि सर वहां से जहरीला गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, इसलिए हमें पित्तल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिड होता है दही और खट्टे पदार्थ में, इसीलिए वो क्या करेगा, अभिक्रिया करके वहां से जहरीले गैस आपके बनते हैं, जो खाने से नुकसान करेगा। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बोला गया क्या, कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो सर क्या आप देखोगे कि आप ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए, एक कोर्क पर 2 कीले लगाकर कोर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए, क्या मिलेगा यहां से आपको इस क्रियाकलाप करने से, ये हमें बताना सर। ग्लूकोज में कोई H+ नहीं निकलेगा, अल्कोहल में भी कोई H+ नहीं निकलेंगे, किसमें निकलेगा, क्या समानता दिखेगा, वो हम देखते हैं। जैसे देखो 6 वोल्ट बैटरी के साथ लिए सब अलग अलग तोड़ा गया, अलग अलग देखो 6 वोल्ट बैटरी, 2 इलेक्ट्रोड बनाए गए ना, 2 इलेक्ट्रोड, ये आपको बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड में क्या, एक पॉजिटिव जिसको बैटरी से जोड़ा हुआ है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं एनोड, और इसको क्या बोलते हैं कैथोड। जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है टर्मिनल से, मतलब जिसमें नेगेटिव बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी से नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैथोड, और एनोड किसको बोलते हैं, जो पोलर से जुड़ा हुआ है। तो तनु की अम्लीय विलयन यहाँ पे लिए कोर्क में रख के, तो क्या होगा सर, ये टूटेंगे, किसमें टूटेंगे, HCl लिए, तो क्या टूटेगा, H+ और आपके Cl- में टूटेगा। ये पानी से मिलकर क्या बना लेगा, H2O इसमें है ना, तो क्या बना लेगा, आपके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और क्लोराइड आयन बना लेंगे सर। तो यही आपको बोला गया कि समझिएगा, H2SO4 भी अगर डाले गया, H2SO4 और जल भी है, तो ये टूटेगा किसमें, आपके H3O+ में, और साथ में किसमें टूटेगा, सल्फेट आयन में टूटेंगे। तो यहां पे देखोगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन आ रहा है, साथ में सेम क्या मिल रहा है, आपके हाइड्रोनियम आयन वो मिल रहे हैं। इसी तरह सर NaOH को अगर तोड़ोगे पानी के साथ, तो ये जब पानी के साथ तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Na+ मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, OH- मिलेगा, आपके हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। इसी तरह सर आपके KOH को तोड़ोगे, तो KOH अगर जल में अगर विलयन में तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, K+, और क्या मिलेंगे, OH- आयन। मतलब कि आपके क्षारक में OH- आयन मिलेंगे, और आपके अम्ल में H+ आयन मिलेंगे। तो अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, अम्ल की स्थिति में क्या होता है, जो आपके बल्ब है जलने लगता है, क्योंकि वहां पे अम्ल में आयन मिल गया, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो सर्किट जो है कंप्लीट बना देता है सर, इसीलिए आपके बल्ब गलो कर जाते हैं। लेकिन अल्कोहल में, ग्लूकोज में आपका कंप्लीट नहीं होने के कारण उसमें आयन नहीं बनते हैं, इसी कारण वो विद्युत धारा प्रभाव नहीं करता है और बल्ब नहीं जलता है। किसमें सर, अल्कोहल और आपके ग्लूकोज में। लेकिन आपके अम्ल NaOH अगर डालोगे, NaOH बोले तो अगर आप बेस क्षारक डालिएगा तो बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस आ जाते हैं, फ्री आयंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसे कि चित्र 2.3 में दर्शाया गया है। परंतु आप याद देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तभी तो बल्ब जल रहे हैं। तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है, कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह जो है अम्ल में जो उपस्थित इन्हीं आयन जो है, आयन बने हैं, उसी से हो रहा है। तो अम्लों में धनायन H+ होता है, ऋणायन जैसे HCl में Cl-, HNO3-, और आपके क्या हो जाते हैं सर, NO3-, और CH3COOH में क्या हो जाता है, CH3COO-, H2SO4 में क्या हो जाएगा, H सल्फेट आयन हो जाएगा, H सल्फेट आयन आपके हो जाएंगे सर।
सल्फेट आयन हो जाएंगे। यही सब तो आपको बोला गया है कि आपका जो हो जाएंगे, देखो H2SO4 में SO4 अलग वाला हो गया और सेम वाला जो H+ आपको मिलेगा। तो अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है। धनायन जो है, धनायन मतलब कैटायन बोलते हैं। ऋणायन मतलब किसको बोलते हैं? ऋणायन, जैसे Cl-, HCl में Cl-, HNO3 में NO3, HNO3 H नाइट्रिक अम्ल है तो इसमें क्या जाएगा NO3-, CH3COOH में CH3COO- क्या है सर? आपके ऋणायन है, ऋणायन है। सल्फेट आपके H2SO4 में XO4 2- क्या है आपका? आपका ऋणायन है। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अभी बता रहे थे ना कि जितने भी एसिड हैं सब में क्या आ गया? H+ आयन उत्पन्न करेगा। इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है कि जो H+ आयन देता है उसे क्या बोलेंगे? अम्ल कहा जाता है सर, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए और इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर जितने भी क्षारक होते हैं वो क्या? OH- ऋणायन देता है। OH- आपके ऋणायन, ऋणायन OH- सभी में, सभी आपके क्षारक में उपस्थित होता है, जो आपको क्या दर्शाता है? उनका गुणधर्म, इसीलिए क्षारकीय होता है OH- देने के कारण। अब आता है सर जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? तो यहाँ पे जो होते हैं कि प्रखनली पकड़ने वाला चिमटा, प्रखनली सोडियम क्लोराइड, देखो क्या होता है? निकास नली खोलकर आपके अर्ध लिटमस पेपर जो पत्र डाला गया है, तो प्रखनली पकड़ने के लिए आपका ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रयोग में से यह स्पष्ट होता है कि जल का उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकता है, इसलिए लिटमस जो है आपका नीला से लाल नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर आपके प्योर कंसंट्रेटेड अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक तो अगर वही HCl अगर जल में डाल दोगे तो H3O+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती आपकी, इसीलिए क्या हो जाता है? जल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं H3O+, मतलब कि H+ जो है जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ बना लेता है। ये भी तो लिखे थे। लेकिन एक जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। H+ आजाद रूप में नहीं रह सकता, उससे जुदा चाहिए कि कोई मेरे साथ आए, हम अकेले हमें पूरा डर लगता है सर, इसीलिए वो जल के साथ अभिक्रिया करके मिलकर H3O+ बना लेता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। H+ जब H2O से रिएक्ट कर जाता है तो H3O+, इसीलिए हम दर्शाते हैं H+ एक्वस लिख दो या H3O+ लिख दो, तो इससे समझ में आ जाएगा क्या कि पानी के साथ मिलके है सर। हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन या H+ एक्वस आयन प्रदान करता है। आइए देखिए किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। तो आपके क्षारक वाला भी एग्जांपल बता चुके हैं कि क्षारक जो है सर, क्षारक में क्या बता चुके कि NaOH जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Na+ और OH- देता है। KOH जब जल में घोल के उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो K+ और OH- देता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg2+ और 2OH- आपकी एक्वस मिलते हैं। तो ये जो देखो सामने क्षारक में क्या OH- मिल रहा है एक्वस। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सारे आपके क्षारक, सारे क्षारक आपके जल में घुलनशील नहीं है। जो आपके क्षारक जल में घुलनशील है उसे हम क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। जो बेस हमें वाटर सोल्यूबल है उसे हम क्या बोलेंगे? क्षार कहेंगे। NaOH हो गया, KOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये सब आपके क्षार कहते हैं सर। तो बोला गया कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील को क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं सर। कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, साबुन की तरह वो होता है, इनका स्पर्श होगा तो फिसल लगेगा, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है।
प्रकृति संक्षारक होती है, नेचुरल आपके संक्षारक होते हैं सर, ठीक है। वो प्रकृति संक्षारक बोले तो कोरोजन होता है सर। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये खराब होते हैं, ये जंग लगा सकते हैं, कपड़ा में डालो तो कपड़ा को खराब कर देगा। तो बोलता है कि ये क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो 2.1 में आपकी सारणी में कौन से क्षारक और क्षार है वो आपको बताना है। बोला गया कि अब तक हम जान चुके हैं कि अम्ल H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन देता है, सभी क्षारक आपके OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे H है और MOH है, तो H और OH मिलकर क्या बना लिया, HOH बना लिया, और M और X मिलके MX ये लवण बना लेता है। तो H+ और OH- मिलकर क्या उदासीन कर लेता है और क्या बना लेता है, जल बना लेता है। तो आइए देखिए कि अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो क्या होता है, तापमान में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या बोला गया कि सर पानी में हमें क्या होना चाहिए, अगर आप एसिड या आपको बेस मिलाना चाहिए क्योंकि आपका हीट वो देता है। इसीलिए कि अगर आप एसिड में अगर अम्ल या आपके बेस में क्षार में अगर पानी मिलाते हो तो ये हीट हो सकता है और ये हमें नुकसान कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये आपके उभय एक जो थर्मल रिएक्शन है उष्माक्षेपी होते हैं। उष्माक्षेपी होने के कारण हम क्या करते हैं सर, उष्माक्षेपी होने के कारण हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम पानी में एसिड अम्ल या बेस को डालते हैं, वो भी सेक करके, ठीक है। तो ये आप समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे। क्या बोला गया कि जल में अम्ल या क्षार की गुलन की प्रक्रिया अत्यंत क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। बहुत सारा वहां से उष्मा रिलीज होते हैं, अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। सांद्र अम्ल मतलब कंसंट्रेटेड अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, गिर के फटकर टूटकर बाहर आ सकता है। अगर सांद्र अम्ल में जल मिला रहे हैं तो आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी क्या हो सकता है, टूट सकता है, ऐसा नुकसान हो सकता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ रहता है। चित्र 2.5 में दिखाया गया है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+, अगर आपके अम्ल है तो H3O+, अगर क्षारक है तो OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। कि अगर इसीलिए तो तनु अम्ल बोलते हैं या तनु क्षारक बोलते हैं कि अगर जल में अगर अम्ल या क्षारक मिला रहे हो तो आयन की सांद्रता जो है वो प्रति इकाई क्या हो जाता है, आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि वहां पे जल आ गया और एसिड का या बेस कम हो गए। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण, डाइल्यूशन कहते हैं सर, कि पानी मिला रहे। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल या क्षारक जो होता है वो तनुकृत होता है, डाइल्यूशन एंड हो सकता है सर। अब आता है क्या, अम्ल एवं क्षारक की विलयन कितने प्रबल होती है। अम्ल एवं क्षारक की विलयन कितने प्रबल होते हैं वो हम समझेंगे कि कुछ अम्ल जो होता है बहुत प्रबल होता है, कुछ जो होते हैं दुर्बल होते हैं, कुछ आपकी बेस भी इसी तरह होता है सर। तो हम जानते हैं कि अम्ल एवं तो सर ये जो आप देखे होंगे लिटमस पेपर, फेनोथिलीन, ऑरेंज इंडिकेटर, ये सब जो है आपके क्या करते हैं, ये तो जो है वो तो बता दिया कि एसिड है या बेस, कौन कितना प्रबल कौन कितना दुर्बल है उसके बारे में बातें नहीं किया। तो ये जो आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। कौन आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बातें करते हैं, सूचक के बारे में जानते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक की विलयन कितने प्रबल होते हैं, तो हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है।
पिछले अध्याय में हमने H प्लस अथवा OH माइनस आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तरुकरण के बारे में पढ़ा था। तो अभी पढ़े थे कि सांद्रता के बारे में अध्याय में, तो ये हम जाने कि H प्लस OH माइनस आयन के विलयनों की सांद्रता अगर कम हो रहा है तो ये तरुकरण कब होता है, क्या होता है, पानी मिला डाइल्यूशन हो रहा है। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? हाँ। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक क्या लेते हैं, सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक ले जाया जाता है जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है किसी भी आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न अलग अलग सांद्रता कंसंट्रेटेड विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं और बता सकते हैं कि वो कितना प्रबल एसिड है, कितना दुर्बल एसिड है, या वो आपकी उदासीन है, या बेस स्ट्रॉन्ग है, या वीक बेस है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, 0 से 14 होता है। पीएच स्केल में 0 से 14 आपके अंक होते हैं। इस पीएच में पी सूचक है पुसांस मतलब पोटेंज मतलब क्या होता है, पावर होता है, जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति, क्या होता है, पावर। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारकीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। कहां से, 0 से 14 तक, अभी बताए थे ना। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, देखो यही तो स्केल है सर, क्या बोला गया समझिएगा, कि क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोनियम आयन जितना ज्यादा होगा, सांद्रता उससे कंसंट्रेटेड अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही कम होगा। मतलब कि हाइड्रोनियम आयन जितना अगर बढ़ेगा सर, अगर हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे तो पीएच स्केल जो होगा, पीएच नंबर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, मतलब कम होगा। तो किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। अगर उदासीन विलयन है, न्यूट्रल आपके है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो कितना होगा, पीएच मान 7 होगा। अधिक पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो हाइड्रोनियम आयन बहुत ज्यादा होगा और यह कैसा प्रकृति का होगा, अम्लीय विलयन होगा। लेकिन अगर वही पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, 7 से ज्यादा होगा, तो वह विलयन में OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है और हाइड्रोनियम आयन कम हो जाते हैं। अर्थात यहाँ की क्षार की शक्ति बढ़ रही है, क्षार हो जाते हैं, क्षार आ जाते हैं। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, कि बहुत सारे रंगीन पेपर मिलाए जाते हैं वहां पे, तो सर आपके अलग अलग रंग बनते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे पीएच स्केल के बारे में कि H प्लस, अगर सर A 7 है, A 0 है और A देखेंगे 14 है, तो जैसे जैसे जाएंगे तो H प्लस आयन क्या होगा, घट रहा है और OH माइनस आयन आपका बढ़ रहा है सर। तो यहाँ पे बढ़ती हुई, अगर 7 से नीचे इधर आएंगे लेफ्ट साइड, 7 से बाएं ओर आएंगे तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है कि ये अम्ल 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो अम्ल है, क्या है, अम्ल है, अम्ल। और 7 है तो क्या है, उदासीन है, और 7 से 14 है तो क्या है सर, वो आपकी क्षारक है, क्या है, क्षारक है। समझ में आ गया। तो ये आपके पीएच, तो देखो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि अगर बाएं ओर आ रहे हैं तो, और दाएं ओर जा रहे हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है, घट रहा है। मतलब कि 0 से 14 की ओर जाएंगे तो H प्लस आयन क्या होगा, घटेगा, OH माइनस आयन क्या होगा, बढ़ेगा। तभी तो ये बेस, अगर 7 से 14 क्या बेस हो रहा है, 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। ये आप समझ में रखिएगा। समझ आ गई बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट की बातें करते हैं सर। तो बोला गया कि किसका पीएच पत्र का रंग कैसा होगा, लगभग पीएच मान क्या होगा, तो ये सब आपके बताने हैं सर।
तो देखो इस तरह के इंडिकेटर होता है कि जठर रस जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपके पेट में वो 0 से 1 के बीच में आपके आते हैं। नींबू का रस जो होता है वो 1 और 2 के बीच में आता है, लगभग 2.2 होता है। जठर रस आपके लगभग 1.2 होता है, 1.2। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, याद रखिएगा। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका 10 होता है पीएच में। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलियन का जो होता है लगभग 14 होता है। सबसे प्रबल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है 10 होते हैं। रक्त जो होता है 7.4 पीएच मान होता है। बहुत कुछ लिए जाते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट बातें करते हैं कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन और क्या होता है OH- आयन होते हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अलग अलग करेगा सर, हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा करेगा, एसिटिक अम्ल कम करेगा। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल परबल अम्ल कहलाते हैं। जो अधिक संख्या में H+ आयन देगा उसे हम क्या कहेंगे परबल अम्ल कहते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएंगे परबल अम्ल हो जाएंगे और एसिटिक अम्ल जो हो जाएंगे वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं परबल अम्ल और क्षारक क्या होते हैं? हाँ सर, जो ज्यादा OH- आयन जो विलयन में अधिक की संख्या में OH- आयन उत्पन्न कर देंगे उसे हम क्या बोलेंगे परबल क्षारक कहेंगे, और जो आपके H+ आयन कम उत्पन्न करेंगे उसे हम दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो परबल क्षारक में क्या हो जाएगा NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएंगे सर, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और सर दुर्बल क्षारक में क्या हो जाएगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता जाएगा, और क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो सकते हैं ए आपका हो सकता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अब जो बातें करते हैं क्या कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में जो है पीएच का महत्व देखे होंगे, दंत आपके जो क्षय हो रहे हैं खराब हो रहे हैं, तो ये हम एक करके दैनिक जीवन में देखेंगे पीएच का महत्व कितना जरूरी है। तो पहला यहाँ पे बोला गया कि आप पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो हाँ सर वो होते हैं। कैसे होता है कि हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। मतलब वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं सर क्षारकीय होता है। जीवित प्रणाली केवल संकीर्ण पीएच परास बोले तो रेंज में ही जीवित रह सकते हैं 7 से 7.8। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। मतलब कि ये वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है, और वहां पे जलीय जो जीवधारियां है वो उत्तरजीविता कठिन हो जाता है, वो जी नहीं पाते हैं। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, तो शुक्र जो वेनस आपकी है, वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद एम्पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। सादा और पीला का बादल बना हुआ किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कहां पे सर? वेनस में बना हुआ। उसका एटमॉस्फेयर जो है वेनस का, शुक्र ग्रह का, वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। कैसा कलर है? सादा एवं पीला, व्हाइट एंड येलो कलर। समझ आ गए? दूसरा जो बोला गया आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है, तो अम्लीय हो जाते होंगे तो देखे होंगे किसान लोग चूना वहां पे छिड़काव करते हैं खेत को, जिससे पीएच मान क्या हो जाए समान हो जाए, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया बना ले। तो आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। परास मतलब पीएच रेंज की जरूरत होती है।
किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए। क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज हो रहे हैं। जहां से आप एक इकट्ठा कर रहे हो ना मिट्टी, जहां से आप मिट्टी ले रहे हो उसमें ये ध्यान देना है कि वहां पे किस पौधे का क्या हो रहा है, उपज हो रहे हैं। तो हमारे पाचन तो क्या हो जाता है सर, किसान, तो इसमें क्या हो रहा है कि सुनिएगा कि किसान ने क्या किया कि अम्लता बढ़ जाने के कारण, कि अगर मिट्टी में अम्लता बढ़ जा रहा है तो किसान क्या करता है, चूना उसे छिड़क करके उदासीन बना रहा है, मतलब कि एसिड बेस को बैलेंस करता है जिससे उपज अच्छा हो सके। अब जो आता है नेक्स्ट आपके कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच जानेंगे क्या होता है कि आप देखेंगे कि कभी कभी बहुत ज्यादा खाने से एसिडिटी आ जाता है, अम्लता आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, मिल्क और मैग्नीशिया का पानी पीते हैं या आप इनो पीते हो सर। तो इनो जो पी रहे हो, क्या कर रहे हो कि एसिड पेट में ज्यादा हो गया, बेस मिला रहे हो, क्षारक मिला रहे हो, ये भी क्रिया करके उदासीन कर देगा, बराबर कर देंगे। कि यह अत्यंत रोचक की है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, कि हमारा जो उदर है, पेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। कि जो उदर है, पेट में जो वो हानि पहुंचाने के बजाय क्या करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, कि अपच जब खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वहां से हमारा अम्ल ज्यादा उत्पन्न करने लगता है, जिससे कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिससे कारण क्या होता है, पेट में जलन हो रहा होगा, तेजी से दर्द कर रहे होंगे। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटा एसिड हम लोग लेते हैं सर। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटा एसिड अम्ल की आधी की मात्रा को उदासीन करता है। एंटा एसिड अम्ल अगर लेंगे, इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। एंटा एसिड क्या है, एसिड के विपरीत एंटा एसिड बोलते हैं। तो मिल्क और मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। मिल्क और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं सर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल लेते हैं, इनो लेते हैं, इनो में भी वही बेस होता है और ये हमें ठीक कर देता है। अब आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत छेद, दांत का सड़ना, दांत सड़ता है ना, तो कैसे सड़ता है सर, इसके बारे में जानेंगे। कि मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम होने पर दांत का छेद प्रारंभ हो जाता है। अगर पीएच का मान 5.5 से अगर कम हुआ तो दांत का डिके होना, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। दांतों का इनेबल दंत वलक जो है सर, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं कि क्रिस्टल रूप होते हैं। CA3PO4 होल 2 से बना हुआ रहता है। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट की। तो क्या बना रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना हुआ रहता है। कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत पदार्थ है। या जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा जैसे शुगर बोल सकते हैं, खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। उसको तोड़ के अम्ल वहां से उत्पन्न करता है। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधी की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो आप कोलगेट ब्रश मुंह भोजन के बाद क्या करना, मुंह साफ करने के बाद उसे आप अधिक मात्रा में उदासीन किया जा सकता है। जैसे कोलगेट दंत मंजन उपयोग करते हो ना, तो जिसके परिणाम क्या होता है, उसे हम रोक सकते हैं सर, क्योंकि वहां पे अम्ल और क्षार मिलके क्या बना देता है, उदासीन कर देता है। अब आता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कि सर अगर मधुमक्खी हमें काट लिया तो क्या करते हो, देखते हो ना, लोहा को रगड़ रहे हो, लोहा को या बेकिंग सोडा को, तो क्या अम्ल उसमें क्या था, फॉर्मिक एसिड था, किसमें, मधुमक्खी के डंक में।
वो तो एसिड था, अम्ल था, और उसमें क्या किया सर, उसमें हम क्या लगा रहे, बेकिंग सोडा, मतलब कि बेस मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, फिर हमें दर्द से राहत मिलता है सर। तो सुनिएगा, ये आप ही का समझाया गया है कि अगर बोला गया कि क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक जो है अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले मेथनोइक अम्ल होते हैं, नेटल के डंक वाले बाल में क्या होते हैं, मेथनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसलिए उसमें भी क्या करते हैं, आप दुर्बल क्षारक को रब वहां पे करते हो। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छुए जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का क्या होता है, पूछा जा सकता है सर कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। बालों में जो आपके साथ क्या है, नेटल वाले में मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर क्या करते हैं, डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं, क्या होगा, क्षारीय होगा। आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से अगर नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो, तो क्या लगाएंगे, डॉग पौधे की पत्ती रगड़ेंगे, जो एक ऐसा होता है, क्षारीय होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सर कुछ एसिड प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिए हुए हैं। तो प्राकृतिक स्रोत जो दिया हुआ है समझिएगा कि सिरका जो होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, इथेनॉइक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इमली में टर्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। नेटल का डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है सर, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है लवण के संबंध में अधिक जानकारी जानेंगे कि पिछले भागों में हमने जो सीखे कि फैमिली, एसिड का फैमिली, बेस का फैमिली, मतलब कि अगर आप देख लो सर सल्फेट का ही फैमिली आ जाए, SO4 2 माइनस, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, ये तो क्या है, सल्फेट की फैमिली है, मतलब कि ये आपका सल्फेट फैमिली आ गया। क्लोराइड का फैमिली आ जाएगा, क्लोराइड लवण, NaCl, KCl, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके जो हो जाएंगे वो आपका क्लोराइड लवण हो जाएगा। NaCl, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, आपके सोडियम सल्फेट, ये सब सोडियम नाइट्रेट, ये किसका फैमिली हो गया, आपके सोडियम सॉल्ट के फैमिली हो गए। तो यहाँ पे बोला गया कि लवण परिवार, लवण इसी को लवण परिवार कहते हैं। तो नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए, जो पोटासियम सल्फेट दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, सबका आप लिख लोगे। क्या लिखोगे सर, पोटासियम सल्फेट क्या हो जाएगा, पोटासियम सल्फेट क्या हो जाएगा, K2SO4, यही हो जाएगी। फिर आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, और क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फिर मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, MgSO4, फिर कॉपर सल्फेट CuSO4, फिर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, फिर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, फिर एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो देखो सर यहाँ जिसमें सेम मिल जाए, या एनायन मिल जाए या केटायन मिल जाए, धनायन मिल जाए या ऋणायन मिल जाए, अगर सेम दिख जाए, एक जैसा दिख जाए, जैसे देखो Na दिखा ना, Na दिखा, देखिएगा Na दिखा, और क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, Na दिख गया और Na दिख गया, ये Na दिख गया, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरह की फैमिली सॉल्ट हो जाए। एक तरह के सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम फैमिली, सोडियम परिवार के सॉल्ट हो जाए। फिर सर अगर पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये SO4 देखो सब में सेम आ रहा है, SO4, तो ये सल्फेट फैमिली, विनाइल क्या है, सेम है, तो ये
सल्फेट फैमिली का, सल्फेट आपके सॉल्ट का फैमिली के ये क्या हो जाएंगे, लवण हो जाएंगे सर। जैसे Cl जहां पे दिख रहा है, Cl सोडियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएंगे, क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। या ऋणायन या आपके धनायन अगर सेम दिख जाए तो ये उस फैमिली का सॉल्ट कहलाएगा, लवण कहलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात हम जो करते हैं सर कि परवल एवं अम्ल एवं परवल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। कि परवल अम्ल एवं परवल क्षारक के लवण के पीएच का मान क्या होता है, 7 होता है। कि अगर परवल अम्ल अगर रिएक्ट किया, परवल अम्ल बोले तो HCl, ठीक है, परवल अम्ल की बात किया जाए तो HCl और NaOH दोनों क्या है, परवल है। तो इस पे अगर रिएक्ट किया तो क्या बना, NaCl बना और साथ में क्या बना, जल बना। तो जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा, कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। और सुनिएगा ये उदासीन होते हैं, और जबकि परवल एवं और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। मतलब परवल अम्ल ले लो HCl ले लो और एमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो दुर्बल। ये परवल अम्ल है और एक क्या है सर, परवल अम्ल है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल आपके क्षार है। तो ये अभी क्रिया करके अब क्या बनाएगा, एमोनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या देगा, जल देगा। तो ये एमोनियम क्लोराइड जो लवण होंगे वो कैसा लवण होगा, दुर्बल अम्ल होगा। कैसा, दुर्बल अम्ल होंगे। और ये अम्लीय, और क्या बोल सकते हैं सर, दुर्बल नहीं, क्या बोल सकते हैं, ये जो होगा अम्लीय लवण होगा। अम्लीय लवण होगा में समझ जाएंगे पीएच जो होगा 7 से कम होगा। वही बातें किया जा रहा है कि जबकि परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। अब परवल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, एक क्षारकीय होते हैं। तो परवल क्षारक ले लो, क्या होता है, परवल NaOH, और आपके सर दुर्बल आप क्या ले लो, अम्ल ले लो, CH3COOH ले लो। इससे अभी क्रिया करवा दो तो क्या बनेगा, CH3COO Na बनेगा और साथ में क्या देगा, जल देगा ना। तो ये जो आपके लवण जो बना वो कैसा होगा, क्षारकीय लवण होगा। क्या होगा, क्षारकीय लवण होगा। क्षारकीय लवण होगा मतलब क्या, पीएच मान जो होगा 7 से बड़ा होगा। तो समझ में आ गया कि परवल अम्ल और परवल क्षारक अभी क्रिया करके बनाता है लवण, तो एक सब पीएच मान 7 के बराबर होता है और ये उदासीन होते हैं। परवल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल के लवण के साथ जो आपके बन के मिलते लवण, उसका पीएच मान 7 से कम होता है और ये अम्लीय होते हैं। परवल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ये क्षारकीय होती है। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब आता है सर साधारण नमक से रसायन। गांधी जी ने डांडी मार्च किए थे ना, जो नमक खुद बना लिए थे कानून, ठीक है, अपना नमक देश का हराम, लेकिन आपके क्या होना चाहिए, नमक का कानून जो लागू किए थे कि नमक अपना देश का ही होना चाहिए, खाए हो तो सब गुण गाना चाहिए, लेकिन अभी कौन गाता है ना। तो बोलता है कि साधारण नमक जो आपके रसायन, क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या बनता है सर, NaCl बनता है और क्या बनता है, साथ में जल बनता है। NaCl और साथ में क्या बनते हैं, जल बनते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है, क्योंकि परवल अम्ल आया है और परवल आपके क्षारक आए हैं, दोनों मिलेगा तो कैसा बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। तो समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, कि आपकी अलग किया जाता है कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। तो इन लवणों से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के या क्रिस्टल प्राय अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं।
कि विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार की या क्रिस्टल प्राय अपद्रव के कारण भूरे रंग के होते हैं। जैसे सेंधा नमक जो खा रहे हो आप, इसे खनिज नमक कहते हैं। या खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। खनिज नमक जो होते हैं मिनरल सॉल्ट, वो भी कैसा होता है, कोयले की तरह खनन करके निकाला जाता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। समझ में आ गई बातें। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो बोला गया कि साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है। आपकी जो साधारण नमक आप देख रहे हो, घर वाले सॉल्ट NaCl, वो आपके रसायनों का कच्चा पदार्थ माना गया है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं सर। बेकिंग सोडा Na, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नाम भी है कॉस्टिक सोडा है, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना सीखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा को बनाना सीखेंगे। पहला जो कॉमन सोल्ट लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे सर। तो क्या बोला गया है, ये थोड़ा आपको समझना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत अगर प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन मतलब क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं, या हिंदी में से क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर मतलब क्लोरीन भी मिलता है और क्षार मतलब बेस भी मिलता है, मतलब क्षार मतलब क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। तो NaCl को जब रिएक्ट करवा दिए पानी के साथ सर, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा पास करवा दिए। क्या पास करवा दिए, विद्युत धारा पास करवा दिए, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ में क्या बना, क्लोरीन गैस बना, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस बने सर। रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो देखो क्लोरीन इधर कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे 2 लगा दिए, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन इतना किधर है, कितना है सर, यहाँ पे सोडियम 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, सोडियम भी 2 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन इधर 4, इधर हाइड्रोजन 2, तो क्या यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम बता चुके हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर जो आपके साथ क्लोरीन, अपोजिट अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन, अगर सब सेम जेंडर आ जाए तो अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, अट्रैक्शन नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है एनोड पे रिएक्ट करता है, मतलब जिधर प्लस होता है ना, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन उधर रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। कैथोड पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी है। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। तो सुनिएगा कि ये कैथोड और एनोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर समझिएगा। तो यहां से क्या निकलता है वो हम समझेंगे सर। तो एनोड देखो, जो पॉजिटिव बैटरी से पॉजिटिव के टर्मिनल से जोड़ा गया उसे एनोड बोला गया, जिसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया उसे कैथोड बोला गया। तो यहाँ पे सर क्या डाला हुआ था, NaCl डाला हुआ था और NOH कहां पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि NaCl और पानी था, तो NaCl Na+ और Cl- आयन में टूटेंगे, और आपकी जो जल है वो H+ और OH- में टूटेगा। तो अब क्या होगा सुनिएगा कि Cl- जो है एनोड की तरफ जाएगा, इधर जाएगा एनोड की तरफ, OH- जो जाएगा इधर जाएगा, और Na+OH- H हाइड्रोजन गैस यहाँ पे चला जाएगा, H+ इधर अट्रैक्ट करेगा, NaOH जो आपका बनेगा वो आपका कहां पे सर, आपके कैथोड के आसपास विलयन में बनेंगे। तो यहां से जो नमक का घोल NaOH के साथ यहां से निकलेंगे, NaOH मिलेगा, यहां से आपके हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और यहां से आपके क्लोरीन गैस मिलेगा, और यहां से क्या पास करवाया जा रहा है, नमक घोल, और इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। समझ में आ गया। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिला आपका, क्या क्या प्रोडक्ट मिले, आपकी क्लोरीन मिला, हाइड्रोजन मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ग्रीज हटाने के लिए यूज किया जाता है। साबुन या अपमार्जक
जो आपके डिटर्जेंट है उसे बनाने के लिए यूज किया जाता है, कागज बनाने के लिए यूज किया जाता है, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। H2 का जो यूज है सर, उपयोग जो ईंधन में, मार्गरीन में, खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लोरीन जल की स्वच्छता में आपके स्विमिंग पूल में डाला जाता है। पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप बनाने में, रोगाणुनाशक में, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, और आपके सब कीटनाशक में इसका उपयोग किया जाता है। समझ आ गया, कीटनाशक बनाने में यूज किया जाता है। अब जो आती है बातें, अब जो हम करते हैं विरंजक चूर्ण की बातें करते हैं। विरंजक चूर्ण मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब कि सर ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे ना, ब्लीचिंग पाउडर घर पे छिड़क दिए तो सर गंध आता है इतना तेज कि क्लोरीन का गैस आपका गमक आता है, जो मतलब कि काई को हटाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड का जो अभिक्रिय तो इसे विद्युत अपघटन किए तो क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग हम विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सूचक बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, COCl2 होल 2 होता है, ठीक है, COOCl2 होता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड OCl पे क्या देना है सर, OCl पे होल 2 लगाना है। OCl पे क्या लगाना है, OCl पे 2 लगा देना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। को दर्शाता है यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2 गैस पास करवा दिए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, जल बना और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। ये रिएक्शन आप देख लिए तो ये आपका बनता है सर। अब आता है विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां पे कहां होता है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेदन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन का चूर्ण का उपयोग होता है। बोलता है कि कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी यूज किया जाता है। आपके काई को हटाने के लिए भी, साफ सुथरा रखने के लिए भी यूज किया जाता है बरसात में। अब आते हैं सर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो कहाने वाला होता है ना, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर, बेकिंग सोडा बनाते कैसे हैं। तो बेकिंग सोडा का आमतौर पर रसोई घर में और स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो CO2 रिलीज करता है। CO2 से क्या होता है, पूरी वगैरह सॉफ्ट बनता है सर। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है कि एक चुटकी डाल दो तो क्या हो जाएगा, खाना जल्दी से पक जाती है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या है, रासायनिक नाम। ठीक है, केमिकल नेम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला जो होता है NaHCO3 होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एमोनिया लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया आपस में रिएक्ट करता है तो एमोनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच के मान की जांच की थी? क्या आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं? क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि ये आपकी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यह एक दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है, दुर्बल है और या संचारक है, इनकोरोजन है, उसमें क्रोसी नेचर नहीं है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है कि अगर आप खाना पका रहे हो तो उसमें ये अभिक्रिया होता है कि जिसे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट में उष्मा दोगे, उसमें हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जैसे हीट करोगे उसमें टूट जाता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड वहां होता है क्या, फुला फुला पूरी बनाता है। इसका फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होते हैं।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है, बेकिंग सोडा में क्या होता है, टर्टेरिक अम्ल मिलाया जाता है, इमली मिलाया जाता है, क्योंकि टर्टेरिक टेमरिन, ठीक है, टर्टेरिक। अब बोला जाता है कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टर्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। इमली थोड़ा मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। अम्ल मिलाया हो रहा है इसलिए टर्टेरिक अम्ल किसी अम्ल से अभिक्रिया कर जाएगा वो। अब आता है सर नेक्स्ट आपके जो आते हैं, क्या आता है कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है, इससे ये मुलायम और स्पंजी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। अग्निशामक गाड़ी देखे होंगे ना, तो इसमें भी आपके जो लगा हुआ रहता है सब छोटा है, आपकी डब्बा में पैक, वो अग्निशामक में भी किया जाता है आग को बुझाने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। अब आता है सर धोने का सोडा। तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट धोने का सोडा का है। सो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सर। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। तो क्या करते हैं सर, पहले की NaCl और जल, और क्या ले लिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या सर, एमोनिया ले लिया, और इससे रिएक्ट करवा के क्या बना लिए, एमोनियम क्लोराइड बना लिए, और साथ में क्या बना लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिए। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, उसको सिंपली क्या करेंगे, हीट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और साथ में जल बाहर आ जाएगा। यही हो जाती है ना, यही हो जाते हैं। अब फिर क्या करेंगे सर, इसमें पानी डाल देंगे, पानी 10H2O डाल देंगे, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। और समझ आ गए। तो अब जो हम बातें करेंगे यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। अब आता है क्या कि ये जो रिएक्शन अब जो बन गया, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई उद्योगों प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है, कि बहुत सारी फैक्ट्री में औद्योगिक में इसका यूज होता है। तो अब आते हैं क्या कि धोने के सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ है सर। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योगों में होता है। उसका उपयोग जो है बोरेक जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल के स्थायी कठोरता को, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको हटाने के लिए धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। क्या अब जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे क्या लवण की क्रिस्टल वास्तव में सूचक है। सूचक मतलब कि पानी उसमें है क्रिस्टल में। तो ये अगर हाँ सर कि क्रिस्टल में अगर पानी है तभी आपका वो कलर है। अगर पानी क्रिस्टल में पानी नहीं है तो लवण की क्रिस्टल में वास्तव में सूचक है, अगर वरना वो कलर नहीं होते। कैल्शियम सल्फेट, आप कॉपर सल्फेट देख रहे हो तो ये आपका नीला कलर इसीलिए क्योंकि उसमें पानी है। सर आपकी फेरस सल्फेट हरा इसीलिए है क्योंकि उसमें जल है। सर तो क्या बातें कर रहे थे यहाँ पे, समझिएगा कि आपके जो सूचक दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल कहलाता है। क्या होता है, क्रिस्टलन का जल होता है। कि सूचक दिखने वाली कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग कैसा हो जाता है, सादा हो जाता है। कैसा होता है सर, सादा हो जाता है।
यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से क्या करते हो, रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हो, रिहाइड्राइजेशन कर देते हो, तो पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग फिर कैसा हो जाता है, नीला रंग को वापस आ जाता है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहा जाता है। कि लवण के एक सूत्र इकाई में एक जल के निश्चित अणु होते हैं, एक फिक्स्ड आपकी नंबर ऑफ जल होते हैं, अणुओं की संख्या होता है जल का, तो उसे आप क्या कहते हैं कि आपकी क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र जो होता है CuSO4.5H2O होता है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है सर। इसको नीला थोथा भी बोला जाता है, ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। क्या ये, क्या आप अब बता सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अणु आर्द्र है या नहीं? है सर, आर्द्र है क्योंकि 10H2O मिला हुआ है। फिर कैल्शियम सल्फेट 2.2H2O जिप्सम, उसमें 2 अणु क्या है, आपकी जल है, 2 अणु इसमें जल है। तो अब सर फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट इसमें 7H2O, 7 पानी होते हैं, 7 अणु इसमें पानी होते हैं। समझ आ गया, एक अणु में 7 आपकी जल होते हैं, 7 यूनिट। अब आता है क्या, ये तो आपकी समझ आ गया कि पानी होने के कारण ही रंग कैसा होता है, इसका हरा होता है और हरा कलर के होते हैं। तो ये समझ आ गया कि आपकी क्रिस्टल का जल कहते किसे है, कि अगर लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टल का जल होता है। अब आता है सर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता क्या है, POP पॉप। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं या अर्ध हाइड्रेट भी बोला जाता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर हिट कर दे, गर्म करने पे 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट में डूब जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। मतलब एक और आधा जल त्याग करके, अब एक और आधा जल को त्याग करके क्या होता है कि ये आपका कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं सफेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर या पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो वापस अगर उसमें आधा और एक जल मिला दोगे तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है कि कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ अगर साझेदारी करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। क्या बोलना चाह रहे सर कि कैल्शियम, 2 कैल्शियम सल्फेट और एक आपकी वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। तो सजावट, इसका जो ऐसा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सत्ता को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता लगे कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों किया जाता है कि बाल पुट्टी पे आके चिकना करने के लिए, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। इसे समझ आ गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिसके बारे में बहुत सारे सॉल्ट आपके केमिकल्स बनाना भी सीखे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।